कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं? मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। समय न राजा का होता है न रंग का, वो बस चलता है जैसे काल चक्र। जो इसे समझ गया वो बदल गया, जो अड़ा रहा वो मिट गया। दोस्तों, आज की हकीकत सीएम योगी आदित्यनाथ की। ये हकीकत एक साधारण सांसद की नहीं है, ये है उस सन्यासी की जिसने सियासत की विषाद पर भगवा ध्वज लहराया। एक ऐसा नाम जिसे राजनीति ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसकी राह खुद बना दी। वो वक्त था 1999 का, जब एक युवा सन्यासी पहली बार संसद पहुंचा। पर अगले ही कुछ सालों में वो जीत एक आंदोलन बन गई, और वो आंदोलन एक लहर, और उस लहर ने जन्म दिया योगी आदित्यनाथ को। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एक ऐसा नेता जो जेल में भी नहीं झुका और बाहर निकला तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। साल था 2007, गोरखपुर दंगों की आग में जल रहा था और सत्ता को डर था। एक नाम से, वो नाम था योगी आदित्यनाथ। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो गलती की वो इतिहास में दर्ज हो गई, और आज हम आपको बताएंगे उस कहानी को, परत दर समझाएंगे कि आखिर वो गलती क्या थी, जहां तक आज सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदू एक चेहरे के रूप में उभर कर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। दोस्तों, कैसे एक सांसद, एक सन्यासी सियासत के सबसे ताकतवर चेहरे में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1999 से, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने थे। लेकिन जीत बेहद मामूली अंतर यानी सिर्फ 7000 वोटों से हुई थी। योगी की ये जीत इतनी अहम थी, उतनी ही चेतावनी वाली भी थी। ये साफ हो गया था, अगर ज़मीनी पकड़ नहीं बढ़ाई तो आगे की राह मुश्किल हो सकती है। उस दौर में यूपी का पूर्वांचल इलाका अपराध, माफियागिरी और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था। ऐसे समय में जब प्रदेश की बाकी हिस्सों में कभी शांति होती थी तो पूर्वांचल अक्सर अशांति में रहता था। सत्ता से बनवास झेल रही भाजपा को तब ऐसे नेता की तलाश थी जो न सिर्फ पार्टी को बल्कि हिंदुत्व एजेंडे को भी मजबूती दे सके और भाजपा की नैया को पार लगा सके, युवाओं को ऊर्जा दे सके। यहीं से योगी आदित्यनाथ ने रणनीति बनाना शुरू कर दी। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ संसद में पहुंचना काफ़ी नहीं है, जनमानस में स्थायी जगह बनानी होगी। उन्हें ज़रूरत थी ऐसे नौजवानों की टोली की जो उनके विचारों के लिए समर्पित हो, जो किसी भी वक्त कहीं भी उनके आह्वान पर खड़ी हो सके। इसी सोच ने जन्म दिया हिंदू युवा वाहिनी को। दरअसल तारीख थी 9 अप्रैल 2002। रामनवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में इसकी घोषणा होती है। योगी इस दिन को बेहद खास मानते हैं, क्योंकि यहीं से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मिशन को स्पष्ट दिशा और दशा दी थी। हिंदू युवा वाहिनी कोई पारंपरिक राजनीतिक संगठन नहीं था, ये एक ऐसी ताकत थी जो सड़क पर दिखाई देती थी, ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई थी और युवाओं में जोश भरती थी। ये संगठन धीरे धीरे योगी की पहचान बन गया। उनके भाषण, उनके तेवर, उनका जनसंपर्क, सभी कुछ उन्हें हिंदुत्व का उभरता हुआ चेहरा बना रहे थे। ये वही मोड़ था जहां से योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ सांसद नहीं, एक आंदोलनकारी नेता और आगे चलकर मुख्यमंत्री बनने की ओर कदम बढ़ाया। और फिर जन्म होता है पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। जी हाँ, उस दौरान माफियाओं के आगे सत्ता नतमस्तक थी। किडनैपिंग, लूट, मर्डर जैसी घटनाएं आम बन चुकी थी। इन सब का सामना योगी आदित्यनाथ से शुरू होना होता है। और फिर साल 2002 में शुरू हुआ बदलाव। दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर से शुरू हुई एक छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा तूफान बनने लगी थी। रामनवमी के दिन गठित हिंदू युवा वाहिनी का मकसद था हिंदू समाज की आवाज़ को बुलंद करना। इसके लिए सर पर साफा बांधकर खुद योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके थे।
और गांव-गांव, शहर-शहर योगी आदित्यनाथ ने इस संगठन के जरिए अपने विचारों को जन आंदोलन में तब्दील करने की ठान ली थी। और सिर्फ 2 महीने के बाद ही संगठन की परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई थी। दोस्तों, 15 जून 2002 को खुशीनगर के जनपद के मोहन गुडेरा गांव में एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आरोपी पर एक विशेष समुदाय से होने का आरोप लगता है। परिवार का कहना था कि स्थानीय विधायक, पुलिस प्रशासन आरोपियों को बचा रहा है। हत्या का मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा था जब पीड़ित परिवार एकदम न्याय की उम्मीद छोड़ चुका था। किसी से सलाह मशवरा करके पीड़ित परिवार गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है। वहां उन्होंने गोरखपीठाधीश्वर सांसद योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। हिंदुत्ववादी नेता ने उन्हें न्याय दिलाने का वादा कर दिया, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करते थे। सांसद होने से नाते उन्होंने अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये केवल एक सामाजिक मामला नहीं था, ये एक जन आक्रोश की शक्ल ले चुका था। योगी न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, ये भी हम आपको आगे अवगत कराएंगे, क्योंकि तारीख 19 जून को गांव जाने की घोषणा होती है और प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। दरअसल पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने 19 जून को मोहन मुडेरा गांव जाने का ऐलान कर दिया था। इस खबर से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यानी लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बड़े नेता, पुलिस अफसर सब सख्ते में आ गए। जैसे ही लोगों को योगी के आने की जानकारी मिली, हजारों की संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग गांव की ओर चल पड़े। गांव मैदान में तब्दील हो चुका था। एक ही नारा था कि देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। गांव में तनाव इस कदर बढ़ गया कि कुछ समुदाय विशेष के लोग गांव छोड़कर भाग गए। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। प्रशासन ने भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया। रास्ते में पुलिस अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को रोकने की भरपूर कोशिश की, हाथ जोड़कर विनती की कि वो गांव न जाए, क्योंकि स्थिति बेहद विस्फोटक हो सकती थी। काला चश्मा और भगवाधारी का स्पष्ट संदेश था, आज मैं वापस हो रहा हूँ, पर कल फिर आऊँगा। उस दिन प्रशासन के दबाव में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ गांव तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो वो ये ठीक नहीं होगा और हम आज तो वापस जा रहे हैं, लेकिन कल फिर आ सकते हैं। उनका ये रुख प्रशासन और सत्ता के लिए एक पहली खुली चुनौती थी। यह पहली बार था जब योगी आदित्यनाथ बतौर नेता सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल कर रहे थे और गुंडों को बता दिया था कि आने वाला कल यूपी का भविष्य तय करने वाला है, यानी हिंदू युवा वाहिनी का प्रभाव और योगी का आभार। दोस्तों, ये वो दौर था जब घटना के बाद हिंदू युवा वाहिनी को जबरदस्त समर्थन मिलने लगा। पूर्वांचल के कोने कोने से हजारों युवा संगठन से जुड़ने लगे। ये संगठन अब केवल एक सामाजिक संस्था नहीं रहा था, इट हैड बिकम ए पॉलिटिकल फोर्सेस। जी हाँ, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे यूपी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। कई बार वो पार्टी के आधिकारिक रुख से भी अलग चले गए, लेकिन संगठन की ताकत ने उन्हें हर मोर्चे पर मजबूती दी। बीजेपी के अंदर ही उनकी ताकत को महसूस किया जाने लगा था। एक ही नारा था जो इतिहास बन गया। इस घटना के बाद पूर्वांचल की गलियों में एक नारा गूंजने लगा, यानी पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये नारा सिर्फ जोश नहीं था, ये संकेत था अब राजनीति का समीकरण बदलने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक सांसद की नहीं थी, एक आंदोलन करने वाले की नेता की थी, जो मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा की शुरुआत का अध्याय लिख रहा था, जहां जुर्म की दुनिया को मिटाना था और कानून का पाठ पढ़ाना था। इस भगवाधारी का एकमात्र बड़ा उद्देश्य था। आइए बताते हैं दूसरी हकीकत। जब एक सांसद से टकराई सत्ता और जेल से निकला मुख्यमंत्री योगी का स्वरूप। जी हाँ, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये नारा जैसे ही लोगों की जुबान पर चढ़ा, लखनऊ की सत्ता में गलियारों से बेचैनी पड़ने लगी। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक सांसद नहीं थे, वो जनता के दिलों पर राज करने लगे थे। गोरखपुर की सीमाओं को पार कर उनका नाम अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजने लगा था। लेकिन दोस्तों, जब कोई नेता जनता में इतना लोकप्रिय हो जाए कि वो सत्ता के लिए चुनौती बनने लगे और सत्ता अक्सर डरने लगे, तो फिर समझिए कि क्या हो सकता है। क्योंकि उस दौर में सत्ता में थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव।
साल था 2007, वो साल जब सत्ता ने हिंदुत्व की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि गोरखपुर में जनवरी 2007 में एक सांप्रदायिक घटना के बाद हालात बिगड़ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सरकार ने हालात संभालने के बजाय एक नया रास्ता चुना। पूरे दंगे का आरोप योगी आदित्यनाथ पर डाल दिया था। 27 जनवरी 2007 गोरखपुर में तनाव था। राजकुमार अग्रहरि की हत्या के बाद शहर में बवाल हुआ था। जनता सड़कों पर थी, योगी आदित्यनाथ पीड़ित पक्ष के साथ खड़े थे। पर तब की सरकार ने यह नहीं देखा कि योगी आग बुझाने के लिए निकले थे। उन्होंने बस यही देखा कि योगी लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। और फिर जो हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे विवादास्पद फैसला था। मुलायम सिंह सरकार ने योगी आदित्यनाथ को जेल भेज दिया था। जेल नहीं बल्कि राजनीतिक का तपोवन बनी थी वो कोठरी, जहां योगी आदित्यनाथ को जब जेल में डाला गया, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी लाखों लोगों की आवाज़, उनका जनसंपर्क और उनके विचार। इन 11 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के चरित्र को करीब से देखा। ये वो क्षण था जिसने योगी को बदला नहीं बल्कि और मजबूत चट्टान बना दिया। सरकार को भगवाधारी को रोकना, जेल में डालना उस समय भारी पड़ गया जब जेल से लौटते ही एक आवाज़ लगी। वो आवाज़ थी सीएम योगी की कि हमें अपमानित किया गया है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। दोस्तों, योगी का एक संदेश था कि गोरखपुर की सड़कों से निकलकर अब हमारी लड़ाई लखनऊ की गद्दी तक पहुंच चुकी है। ये थी मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक चूक, जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीति को जन्म दिया। विश्लेषकों की माने तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने लगा था कि जेल भेजकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को उनके चेहरे को उभरने नहीं दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन ये हकीकत एकदम उलट निकली। जिस योगी को उन्होंने सलाखों के पीछे भेजा था, वही 2007 के जेल के दरवाजे से निकलकर 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। दोस्तों, 2007 की ये घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून के शासन के पुनर्जागरण की शुरुआत थी। दोस्तों, एक नई शुरुआत, एक नया नेता। योगी आदित्यनाथ की जेल यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि वे सिर्फ एक साधु नहीं है, वे एक राजनीतिक योद्धा हैं जो अन्याय के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री गोरखपुर की गलियों से नहीं हुए, जेल की सलाखों के बीच से निकलकर बने हैं। और मुलायम सिंह सरकार की वो राजनीतिक चूक अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो हर बार याद दिलाती है कि जनता की आवाज़ कभी कैद नहीं की जा सकती। जब योगी आदित्यनाथ लोकसभा में रो पड़े, वो भी एक दौर था। कुछ समय से महोदय, राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, जनवरी 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। दंगों में 2 लोगों की मौत हुई, कई घर और दुकानें जला दी गई और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। 28 जनवरी को सांसद योगी आदित्यनाथ दंगाग्रस्त इलाकों में जाने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद न केवल उन्हें जेल भेजा बल्कि उनकी सुरक्षा को भी हटा लिया गया था। इस अन्याय से आहत योगी लोकसभा में बोलते हुए भावुक हो गए थे और रो पड़े थे। उन्होंने उस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में हिंदू उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और जब मैं उनके खिलाफ खड़ा होता हूँ, उनके फेवर में खड़ा होता हूँ, तो मुझे ही जेल में डाल दिया जाता है। ये वही लम्हा था जब एक साधारण सांसद से मुख्यमंत्री योगी बनने की कहानी ने रफ्तार पकड़ी थी, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे को भी स्पीड पकड़ ली थी।
गोरखपुर, जहां दंगे की आग सुलग रही थी और राजनीति की जमीन गर्म हो रही थी, उस वक्त न केंद्र में बीजेपी थी न ही राज्य में बीजेपी थी। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता खुद स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो बाद में उनकी सरकार के पतन और योगी की राजनीति के उत्थान की वजह बन गया। 28 जनवरी 2007 को सुबह सुबह जब योगी आदित्यनाथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाने वाले थे, तभी लखनऊ से तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम के पास एक फोन आता है। फोन खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का होता है। आदेश साफ होता है कि योगी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजो। डीएम के आदेश पर एसपी ने कार्रवाई की और योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन योगी को जेल भेजना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, ये एक बड़ी चिंगारी थी जो उत्तर प्रदेश भर में हिंदुत्व समर्थकों के बीच आग बनकर फैलने वाली थी। जेल में योगी और सड़कों पर जनसैलाब। दोस्तों, जैसे ही ये खबर फैली कि योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा गया है, गोरखपुर से ही नहीं पूरे पूर्वांचल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जो लोग हिंदू युवा वाहिनी से नहीं जुड़े हुए थे, वो भी लोग अब योगी की रिहाई पर मांग पर अड़ने लगे, रास्तों पर आ गए थे। हालत इतने बिगड़े कि योगी गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को मात्र 24 घंटे के भीतर सरकार को सस्पेंड करना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ 11 दिन तक जेल में रहे, लेकिन बाहर आते ही उनका कद कई गुना बढ़ चुका था। लोगों को अब ये लगने लगा था कि योगी को जेल भेजना दरअसल हिंदुत्व का अपमान है, और यही भावनाएं धीरे धीरे हिंदू वोट बैंक में तब्दील होने लगी। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होती है। मुलायम सरकार ढह गई और सत्ता में बसपा वापसी हुई। जब एक गिरफ्तारी ने गढ़ दिया योगी राज का भविष्य। जाति क्या थी, राजनीति क्या थी, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी, उनकी सुरक्षा हटाना और अपमान का वो दौर जिसने एक साधु को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, वो एक बड़ी उम्मीद था। लेकिन आज वही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ऐसे राज कर रहे हैं मानो पूरे देश में बुलडोजर राज के नाम से ही पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा हो। जहां पहले कभी गुंडे बदमाश सत्ता की छाया में पलते थे, आज गुंडे बदमाश जान की भीख मांगकर हाथों में तख्ती पकड़कर थानों में पहुंचते हैं। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ मैसेज है, न तारीख होगी न अन्याय होगा, सिर्फ गुंडे खून के आंसू रोएंगे, नहीं तो पुलिस अगले चौराहे पर उनका इंतजार कर रही होगी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, कोई सोच नहीं है। अब अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं? पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की
आप अपने स्थान पर चलें। मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि योगी खुले मंच से भी कहते हैं या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो। दोस्तों, सीएम योगी का सिर्फ प्रशासन को ही संदेश नहीं बल्कि एक मैसेज भी साफ है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की अब यूपी में कोई जगह नहीं है। 2007 में जिन्हें सरकार ने झुकाने की कोशिश की, 2025 में वही नेता पूरे देश में कड़क प्रशासक और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पहचाने जा रहे हैं। अब आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ आज के भारत के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं? क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव जैसे नेता योगी के सामने टिक सकते हैं? क्या बुलडोजर नीति ने वाकई अपराध पर लगाम लगाई है या सिर्फ दिखावा किया है? नीचे कमेंट में ज़रूर दें। आपके जवाब हमें आगे की कहानी तय करने में मदद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना न भूलिए ताकि बाकी लोग भी जानें कि आखिर इस बुलडोजर बाबा का इतिहास क्या रहा है। धन्यवाद।